हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने लास्ट लेक्चर में विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व पढ़ लिया था, जिसमें हमने 3-4 न्यू टर्म पढ़ी थी। पहली टर्म थी हमारे पास प्रतिरोध, जो कि आर है, पी विशिष्ट प्रतिरोध, रो भी बोलते हैं इसको, पी नहीं, और चालकत्व जी, और विशिष्ट चालकत्व के कप्पा। तो हमने ये चीजें पढ़ ली थी। थोड़ा सा हमने कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर, इनके बारे में भी पढ़ा था, और चालकता के आधार पर अलग अलग पदार्थों का वर्गीकरण भी हमने पढ़ा था। राइट, तो आई होप आपको ये सब लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने आयनिक चालकत्व भी पढ़ा था, कि जो विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व की, जैसे कि अगर हमने किसी विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया तो वो विलयन के अंदर किस तरीके से चालकता प्रेजेंट करेगा। हमने अलग अलग चीजें देखी थी, उसका मापन कैसे करेंगे। एक हमने यहाँ देखा था, ये देखिए सेल स्थिरांक का एक आपको सूत्र बताया था, जहां पर R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और कप्पा ए, ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और साथ ही आपको जी स्टार, जिसको हम सेल स्थिरांक कह रहे थे, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। राइट, इसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको मोलर चालकता के बारे में समझाया था और कहा था कि आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो करके देख लेना। कुछ बच्चों ने डेफिनेटली किए होंगे ये क्वेश्चन, कुछ ने नहीं किए। एक स्टूडेंट का कमेंट मेरे पास आया था, जिसने बोला था कि एग्जाम्पल 2.5 समझ में नहीं आया है। तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम्पल 2.5 में हमने क्या किया था। कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध। कॉलम क्या होता है, देखो कॉलम इस तरीके से होता है, ऐसा कॉलम होता है। ठीक है, तो इस कॉलम का यहाँ पर हम एरिया निकाल लेंगे, यानी कि क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो कॉलम जो दिया हुआ है उसका विद्युत प्रतिरोध 5.55, प्रतिरोध मतलब आपको दिया हुआ है आर, आर का मान यहाँ दिया हुआ है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और व्यास दिया हुआ है, और 1 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है। व्यास मीन्स डी, डायामीटर 1 सेंटीमीटर, एंड इसकी लंबाई दैट इज लेंथ, दैट इज 50 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, जो कि है आपकी एल, एल यानी कि लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, सबसे पहले आप एक साइड में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है। आपको आर गिवन है, आपको डायामीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है, आपको एल लंबाई दी हुई है, ये सब चीजें आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 0.05 मोल पर लीटर यानी कि इसकी सांद्रता भी दी हुई है। तो ये चीजें आपको सब दी हुई हैं। और आपको ज्ञात क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको याद करना है इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता। अब आपने पिछले लेक्चर में इन सब के सूत्र पढ़ लिए हैं, तो आपको याद होना चाहिए प्रतिरोधकता यानी कि रो का सूत्र क्या हुआ है, R इंटू ए बाय एल। ठीक है, ये रो का सूत्र हो गया। के चालकता मीन्स कप्पा, कप्पा का सूत्र क्या हो गया, K इज इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक है, तीसरा आपको मोलर चालकता, मोलर चालकता का सूत्र है लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाय C। अब देखो ये 3 सूत्र हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझना कि हमें करना कैसे, क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखो कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो नॉलेज आपका थोड़ा सा बेकार हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये दिया है और ये ज्ञात करना है। इसमें से क्या क्या चीजें हमें नहीं दी हुई है वो देख लो। देखो रो के फॉर्मूला में हमको आर पता है, एल पता है, ए हमें ज्ञात नहीं है, तो ए का सूत्र यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में पाई का मान हर बच्चे को पता है, आर यानी कि त्रिज्या। अब आपको त्रिज्या क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आर तो दिया नहीं, कैसे करें। अरे भैया आपको डायामीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, d/2 इज इक्वल टू त्रिज्या, यानी कि अगर आप व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। तो व्यास आपको कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, उसको हाफ कर दो, यानी कि पॉइंट, यानी कि 50 आपका 0.5 मीटर ये पर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 मीटर ये हो गया, सॉरी रॉन्ग बोल रही हूँ मैं। अगर आपको त्रिज्या कितनी होगी, हाँ 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर आप आर का मान लिख दोगे। इस तरीके से आपने ए का मान निकाल लिया, आपने ए का मान निकाल लिया, तो ए आपको पता चल गया, एल पता चल गया। आर आपको क्वेश्चन में दिया, तो सबसे पहला आपने सूत्र सॉल्व कर दिया, जिससे आपने रो का मान ज्ञात कर लिया, रो यानी कि प्रतिरोधकता। तो यहाँ से आप सॉल्व करके प्रतिरोधकता का मान निकालेंगे। जब रो आ गया तो उसके बाद आपको कप्पा ज्ञात करना है, के का मान यहाँ से निकाल लेंगे और साई एम का मान निकाल लेंगे, क्योंकि के ज्ञात हो गया तो सी भी ज्ञात हो गया। तो आई होप आप लोग ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। तो डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस करें। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपका इतना बड़ा नॉलेज जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो गो फॉर द क्वेश्चंस, और जो भी नहीं आ रहा है
प्लीज पुट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। ठीक है, अब सांद्रता यानी कि आपने दो तरीके के विलयन पढ़े होंगे, तनु विलयन एंड सांद्र विलयन। वे विलयन जिनके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वे तनु कहलाते हैं, जिनमें पानी कम होता है वो सांद्र कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर साइड में लिख लो कि जो सांद्र विलयन होते हैं, सांद्र विलयन वो होते हैं जिसमें आपने जो विलायक डाला है वो विलायक कम डाला है, उसकी मात्रा कम है। और तनु विलयन कौन से होते हैं, जिनमें विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो हम ये देखेंगे कि विद्युत अपघट्य जो है उसकी सांद्रता में परिवर्तन के साथ चालकता और मोलक चालकता दोनों ही बदल जाएगी, क्योंकि अगर विलायक कम ज्यादा होंगे तो आयंस की संख्या कम ज्यादा होगी, जिसकी वजह से चालकता पे असर होगा। सेकंड, दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। कोई सा भी ले लो, आप सीधा समझ जाओ कि सांद्रता अगर आपकी घटी, कि अगर सांद्रता घटी तो आपके पास जो चालकता है वो चालकता भी घट जाएगी। ये लाइन आप प्लीज अंडरलाइन कर लेना। ये देखेंगे, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे आपके पास जो चालकता है वो भी घट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दी हुई है, G इज इक्वल टू कप्पा A डिवाइडेड बाय L। यहाँ पर A और L उन दोनों को हमें मीटर या सेंटीमीटर में लेना है। किसी भी दी गई सांद्रता पर एक विलयन की मोलर चालकता उसके विलयन के V आयतन का चालकत्व है। अब यहाँ पर विलयन का आयतन हमने मान लिया कि V है। अब देखिए, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो और जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर स्थित है, यानी कि A का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो रखा गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मोलर चालकता आपके पास क्या आ रही है, मोलर चालकता। ये देखिए क्या है मोलर चालकता, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा A डिवाइडेड बाय L। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कप्पा इंटू A बाय L इज इक्वल टू मोलर चालकत्व। क्यों, अगर हम इस सूत्र में L का मान 1 और A यानी कि क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, अब जो क्षेत्रफल होगा, अगर कोई विलयन भरोगे तो क्षेत्रफल में जितना भी विलयन होगा वो सारा उसका आयतन हो जाएगा। तो जितना विलयन भर पाओगे, जितना कि वहां का क्षेत्रफल होगा, तो A का मान उसके आयतन के बराबर ही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू V। तो यहाँ पर जब इस फॉर्मूला में A का मान V रखते हैं और L का मान 1 रख दें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, ये वाला, क्या कि मोलर चालकत्व इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। राइट, तो यहां पर आपको क्या समझ में आ गया है कि देखो मोलर चालकत्व किसके सीधा समानुपाती दिख रहा है आपको यहाँ पे V वॉल्यूम के। तो आप यहाँ बोल सकते हो, देखो सांद्रता अगर घटी तो मोलर चालकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है, एंड दिस इज द फॉर्मूला कि लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। राइट, क्योंकि आप देखो अब इसके बाद बहुत ज्यादा आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं देन आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कुल आयतन जो आपका V है वो भी बढ़ जाएगा, जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य उपस्थित हो। क्योंकि सांद्रता घटेगी तो आपका क्या है कि वॉल्यूम में चेंज आना ही आना है। ठीक है, यह पाया गया है कि विलयन के तनुकरण पर आयतन में वृद्धि कप्पा में होने वाली कमी की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह साई m लैम्डा m जो आपका है ना मोलर चालकता, इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। कैसे, लो आप इसको अंडरलाइन करें कि यह वैद्युत अपघट्य के उस विलयन के उस आयतन का चालकत्व है जिसे चालकता सेल के परस्पर इकाई दूरी पर स्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया है। ठीक है, अब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि A का मान इतना बड़ा है कि विलयन उस पर्याप्त आयतन को समायोजित कर सके, मतलब उसको पूरे को भर देगा वो, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा आपका V हो। तो यहाँ पर आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है, आपने क्या किया, सांद्रता घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, और कहाँ चलेगी इसकी सांद्रता, शून्य की तरफ जा रही है, तो उस चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं।
1 मार्क में, अगर डेफिनेशन में 1 या 2 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, आप लोग याद रख लेना। व्हाट इज सीमांत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तब मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पर एक आपको ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है साई एम यानी कि आपके लिए लैम्डा एम, आपकी बुक में इसको लैम्डा लिखा हुआ है। लैम्डा एम जो नीचे आपको दिया हुआ है वो है सी यानी कि सांद्रता की पावर 1/2, यानी कि आप इसको √c भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सांद्रता की पावर 1/2, इन दोनों के बीच में अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखो, धीरे धीरे जब सांद्रता घट रही है तो वो शून्य की ओर जा रही है, पर एकदम शून्य की तरफ नहीं जाएगी। इस तरीके से ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो इस चालकता को क्या बोलेंगे? सीमांत मोलर चालकता। और सीमांत मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं EM से। ठीक है, सांद्रता के साथ लैम्डा एम में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों में अलग अलग होता है। तो दोनों केस अलग अलग होंगे, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो साई एम का, लैम्डा एम का मान तनुता के साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप पानी ज्यादा मिलाएंगे वैसे वैसे मोलर चालकता आपकी क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो, जो भी आपका प्रबल विद्युत अपघट्य, जैसे कि आपने NaCl है, अगर आपने इसमें पानी ज्यादा मिलाया तो इसका वियोजन या डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा और आयंस ज्यादा बढ़ते जाएंगे, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही चालकता उसके अंदर बढ़ने वाली है। तो इसके लिए आपको एक समीकरण दी जाती है, यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी जो लैम्डा एम इज इक्वल टू E0m माइनस AC की घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, आप इसे याद कर लेंगे। तो यह देखा जा सकता है कि यदि लैम्डा एम को C1/2 के विपरीत आरेखित किया जाए, देखो यहाँ पर वही ग्राफ की बात कर रहे हैं कि अगर लैम्डा एम को C1/2 के विपरीत आरेखित यानी कि ग्राफ बनाया गया तो हमें क्या मिल रहा है? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। किसमें? प्रबल विद्युत अपघट्य में। ठीक है, प्रबल और दुर्बल दोनों में अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ 2 ग्राफ दिख रहे हैं, आपको 2 ग्राफ दिख रहे हैं। क्या? देखो, एक ग्राफ दिख रहा है CH3COOH, ये किसका ग्राफ है? ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये कैसा है? ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और KCl कैसा विद्युत अपघट्य है? प्रबल। तो आप ये देखो, जो KCl का ग्राफ है वो कैसा दिख रहा है? KCl का ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। पर आपको जो दुर्बल विद्युत अपघट्य उसका ग्राफ कैसा दिख रहा है? इस तरीके से हाइपरबोला दिख रहा है। राइट, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा कि आपको 3-4 ग्राफ दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ग्राफ NaCl या KCl के लिए सही है। तो आपको पहचानना है कि वो ग्राफ आपको प्रबल के लिए दिया है या दुर्बल के लिए दिया है। अगर प्रबल दिया है तो वो कैसा होगा? एक सीधी रेखा होगी। तो यहाँ पर ये लाइन आप प्लीज याद रखना कि जब प्रबल विद्युत अपघट्य है तो वहां पर एक सीधी रेखा प्राप्त होने वाली है। ठीक है, और EM उसका ढाल और -a के बराबर होता है, उसका जो स्लोप होता है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य का मान प्लीज आप लोग एग्जाम्पल्स आप याद रखना, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है NaCl, CaCl2, MgSO4, ये अलग अलग दिए हुए हैं। और यहाँ एक बात और बोली गई है कि विलयन में जो भी है विद्युत अपघट्य के वियोजन से उत्पन्न धनायन एवं ऋणायन के आवेशों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है NaCl के लिए क्या मान है? 1:1। क्यों? क्या आप लोगों को पता है NaCl किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है Na+1 और Cl-1। तो दोनों पर कितना आवेश है? 1:1। तो देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा है 1:1। दूसरा आपको दिया है CaCl2। CaCl2 तो आपको पता होना चाहिए CaCl2 किससे बना है? कैल्शियम +2 और Cl पे -1। तो देखो इसके लिए मान क्या लिखा है? 2-1। इसके लिए 2, इसके लिए 1। तीसरा आपको दिया है MgSO4। MgSO4 किससे मिलकर बना है? मैग्नीशियम 2+ और SO4 पे कितना है? 2-। तो बताओ अब आप इसके लिए मान क्या होगा? इस पर 2 चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2-2। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सब आना चाहिए। इस प्रकार सभी विद्युत अपघट्यों के लिए A का मान समान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, KCl के विलयनों की मोलर चालकता। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि KCl के लिए ग्राफ बनाना है तो कैसा होगा? KCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य, ग्राफ कैसा होना चाहिए? एक सीधी रेखा होनी चाहिए। अब आप इसको यहाँ पर देखो C1/2 और आपका लैम्डा एम के बीच में ग्राफ बना के देख लेना, अपने आप ही
सीधी रेखा आएगी। तो आप पहचान लेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य तो हमेशा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, और ये आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला है, ग्राफ आई होप आप सब बच्चों को बनाना आता होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलराउश। कोलराउश जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम के मानों के परीक्षण किए। ठीक है, अलग अलग विद्युत अपघट्य जितने प्रबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नियमितताओं का अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि विद्युत अपघट्यों जैसे कि NaX, KX, ठीक है, मान लो NaCl या KCl, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके मानों का अंतर किसी भी X के लिए लगभग स्थिर रहता है। जैसे कि 298 केल्विन पर लैम्डा एम KCl माइनस लैम्डा एम NaCl इज इक्वल टू लैम्डा एम KBr माइनस लैम्डा एम NaBr। देखो क्या डिफरेंस हुआ, X बदला है। पहले में लिखा है KCl और माइनस NaCl, तो दोनों में Cl तो कॉमन है, K माइनस Na किया है उन्होंने, और दूसरे केस में Cl की जगह उन्होंने क्या लिया है, Br। तो यहां देखो X के लिए मान स्थिर रहेगा, ठीक है, K और Na, KBr माइनस NaBr। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इसी तरह अगर हम आयोडीन ले लें तो Ki माइनस Na का मान भी इसके बराबर ही होगा। यानी कि आप देखो यहाँ पर Na और K बदलते जा रहे हैं, X कुछ भी ले लो, Na और K लिया है, X कुछ भी ले लो, मान X के लिए लगभग सभी के लिए स्थिर रहेगा। तो आप ये देख लो कि KCl माइनस NaCl का मान जो आएगा वही KBr माइनस NaBr वाले के लिए आएगा, और वही मान आएगा क्या, Ki माइनस NaI के लिए आएगा। तो X का मान अगर आप बदल भी दोगे तो भी मान सेम आ रहा है। देखो कितना मान आ रहा है इन सबका, यहाँ पर दिया हुआ है, इन सबके लिए लगभग 23.4 साइमन cm² मोल -1 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यह पाया गया कि अगर आप NaBr में से NaCl की मोलर चालकता घटा दें, यानी कि लैम्डा एम NaCl माइनस NaBr करें, तो उधर भी क्या हो जाएगा, KBr माइनस KCl भी बराबर ही हो जाएगा फिर तो। ये देखो 1.8 SCm² मोल माइनस। तो ये जो प्रेक्षण उन्होंने किए, ये एक्सपेरिमेंटल निकाले गए हैं। उन्होंने बोला कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का एक कोलराउश नियम दिया गया। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, गो फॉर द कोलराउश नियम। कोलराउश नियम आपके 2-3 मार्क्स में, अच्छे नंबर्स में आपको आ सकता है। कोलराउश का नियम क्या होता है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउश नियम। ठीक है, ये नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो धनायन का अलग योगदान है और ऋणायन का अलग योगदान। इस प्रकार यदि लैम्डा Na प्लस एवं लैम्डा Cl माइनस क्रमशः सोडियम एवं क्लोराइड आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं हैं, तो सोडियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकता हम कैसे लिख सकते हैं कि जो NaCl की पूरी मोलर चालकता है वो किसके बराबर है, दोनों आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर है। यानी कि लैम्डा एम NaCl किसके बराबर हो जाएगा, Na प्लस आयन की मोलर चालकता और Cl माइनस आयन की इंडिविजुअल मोलर चालकता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, व्यापक रूप में एक विद्युत अपघट्य वियोजन पर V प्लस धनायन और V माइनस ऋणायन देता है, तब इसकी सीमांत मोलर चालकता कैसी हो जाएगी, जो भी उसका धनायन है और उसका ऋणायन है उन सबकी मोलर चालकताओं का योग हो जाएगा। ठीक है, अगर सीमांत भी आ रही है तो नॉर्मल मोलर चालकता में कोई भी चीज से बनाए, अगर आपको बोल दिया चलो ये तो NaCl का एग्जांपल है, आपको बोल दिया चलो KCl के बारे में बताओ, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम KCl किसके बराबर होगा, उसके आयंस किससे बना है, K प्लस आयन की मोलर चालकता प्लस Cl माइनस आयन की मोलर चालकता। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ आयंस दिए हैं, उन सबकी मोलर चालकताओं का मान दिया हुआ है, जिसके हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और अगर MP बोर्ड के बच्चे हैं तो लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन कुछ आया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर मैंने देखा ऐसा क्वेश्चन ना। ये सब बातें होगी प्रबल विद्युत अपघट्य की। अब बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल में हमने क्या देखा था, ग्राफ एक सीधी लाइन होगी और वो आपने याद रखा था। अब दुर्बल में आते हैं। दुर्बल का एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल CH3COOH। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य उच्च सांद्रताओं पर अल्प वियोजित होते हैं। कितने बच्चे हैं जो दुर्बल विद्युत अपघट्य को समझ पाते हैं? देखो, प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनको पानी में डालने पर सारे ही अणु उनके आयंस में टूट जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होंगे, CH3COOH। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला
तो ये अल्प वियोजित होते हैं। देखो यहाँ मैंने डबल हेडेड एरो लगाया है, ठीक है। कुछ CH3COOH टूट जाएंगे CH3CO- में, और कुछ बिना टूटे ही रह जाएंगे। तो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, कैसे होंगे? अल्प वियोजित होते। तो आयंस की संख्या कम होगी, सीधी सी बात है। अतः ऐसे विद्युत अपघट्यों में लैम्डा एम में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। अब जैसे जैसे पानी ज्यादा डालोगे तो थोड़ा बहुत, या विलायक जो भी है वो जैसे जैसे आप विलयन को तनु करोगे थोड़े से और मॉलिक्यूल्स टूटते जाएंगे और आयंस धीरे धीरे बढ़ेंगे इसके अंदर, जबकि प्रबल में तो तुरंत ही सारे वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप 1 मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इन प्रकरणों में विशेषतया अल्प सांद्रता के समीप तरुकरण पर लैम्डा एम जो होता है वो तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप तनुकरण करोगे वैसे वैसे लैम्डा एम बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। अतः लैम्डा एम का मान लैम्डा एम के 0 सांद्रता तक एक्सट्रापोलेशन हो जाता है, तो द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बहिर्वेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक काम की बात मैं आपको अंडरलाइन करा देती हूँ, वो ये है अनंत तनुता पर, यानी कि सांद्रता लगभग, अनंत तनुता मतलब आपने बहुत ज्यादा तनु कर दिया, यानी कि सांद्रता लगभग 0 पर पहुंच गई है, तो C लगभग 0 तक पहुंच गई, तो विद्युत अपघट्य पूर्णतया वियोजित हो जाता है। हम ये मान लेते हैं कि दुर्बल भी पूरी तरीके से वियोजित हो जाएगा जब आप अनंत तनु कर दोगे। तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या वियोजन स्थिरांक जो लैम्डा होता है, ये याद रखना, आपने वियोजन आपने साम्यावस्था में पढ़ा था ये। तो लैम्डा को क्या बोलते हैं? वियोजन स्थिरांक। तो वहां पर क्या होता है? वियोजन स्थिरांक का मान क्या हो जाता है? 1। परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि इसके वास्तविक मान को नापा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा एम कोलराउश के आयनों का स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो इसे इस सांद्रता C पर मोलर चालकता लैम्डा एम और सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के लगभग बराबर माना जाता है। जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्य पढ़ेंगे तो दुर्बल के अंदर वियोजन स्थिरांक किसके? दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसके अंदर आपको वियोजन स्थिरांक किसके बराबर होगा? आपके लैम्डा एम और यहाँ 0, ठीक है। तो आपकी मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के बराबर उनका वियोजन स्थिरांक होगा। जैसे कि एसिटिक अम्ल के लिए ये हमने आपको ध्यान हो तो ये आप लोगों ने क्लास 11th में आयनिक साम्य में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां से ये आ गया, तो आपने इसकी तरह अल्फा की जगह आपने यह मान रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इतना ही कोलराउश का नियम पढ़ना है। क्या? 2-3 बातें हैं काम की, बस वो पढ़ लीजिए। कोलराउश के नियम की क्या क्या अनुप्रयोग है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का उपयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये आ जाएगा, क्या कर सकते हैं? किसी भी विद्युत अपघट्य के आयनों में से लैम्डा 0 के मानों में से लैम्डा एम का परिकलन करना संभव है, यानी कि आप मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता का परिकलन इससे कर सकते हैं। इसके बाद इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? दी गई सांद्रता पर मोलरता और सीमांत मोलर चालकता के मान ज्ञात हों तो जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य है उससे हम वियोजन स्थिरांक यानी कि अल्फा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रबल के अंदर क्या कर सकते हैं? हम मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता को पता कर सकते हैं, उनका परिकलन कर सकते हैं। और अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है और हमें सीमांत और मोलर चालकता जो आपकी है अगर दोनों का मान याद है तो आप यहाँ से वियोजन स्थिरांक अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कोलराउश के नियम का अनुप्रयोग है। अगेन कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। उसके बाद अपन इसको आगे करेंगे, ठीक है। इसके बाद विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन किसे कहते हैं थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए विभव का बाह्य स्रोत प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि बाहर से आप बैटरी कनेक्ट करते हो और इसका प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आई थिंक आप ये सब फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। क्या कि जैसे कॉपर सल्फेट का जली विलयन ले लिया, उसमें 2 कॉपर इलेक्ट्रोड आपने डिप कर दिए और उसमें डीसी विभव लगाया, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, एक कैथोड पर होगी एक एनोड पर होगी अगर कॉपर लिया। तो आपके पास क्वेश्चन अगर 1 मार्क में बनेगा तो ये बनेगा कि एनोड पर कॉपर क्या होगा? ऑक्सीकृत होगा या अपचयित होगा। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तांबा एनोड से विलीन या ऑक्सीकृत होता है और कैथोड पर
अपचयित यानी कि डिपॉजिट होता है, यानी कि कैथोड के ऊपर कॉपर इकट्ठा होता जाएगा और एनोड से कॉपर घटता जाएगा, ऑक्सीकृत होता जाएगा। तो इससे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए इसको इंडस्ट्रीज यूज करती है, यानी कि औद्योगिक प्रक्रम का ये बहुत इंपॉर्टेंट आधार है, जहां से अशुद्ध कॉपर से हम शुद्ध कॉपर को उधर भेज सकते हैं। ठीक है, अशुद्ध कॉपर का क्या बनाएंगे? एनोड बनाया जाएगा, और अगर आपने धारा प्रवाहित करी तो शुद्ध कॉपर कहां पर? कैथोड पर जाकर निक्षेपित होगा। ये केवल कॉपर नहीं, ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये दूसरी धातुओं के प्योरिफिकेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी धातुओं के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। अब आप कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन भी आता है कि बताओ हमने इतने घंटे करंट पास किया तो कितना कॉपर जाके उधर डिपॉजिट हुआ। तो उसके लिए माइकल फैराडे ने कुछ नियम दिए जो आपको याद करने हैं, उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। माइकल फैराडे जो पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन किया। उन्होंने कुछ विद्युत अपघटन के नियम दिए। तो उन विलयनों से विद्युत अपघटों के बाद जो आपने परिणाम किया, जैसे पहला नियम अपन 1 बाय 1 करते हैं। मैंने आपको बोला कि देखो, एक कॉपर का मैंने एनोड बनाया, देखो ये बनाया मैंने एनोड, ये बनाया कॉपर, ये कैसी कॉपर है? अशुद्ध कॉपर है। और एक मैंने कॉपर का क्या बनाया? कैथोड, ये शुद्ध कॉपर है। और इस तरीके से हमने एक सेल बना दिया, इसको विलयन में डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने करंट पास करी, अभी क्या बोला है उन्होंने कि कॉपर यहां से तो घटेगा और यहां पर कॉपर बढ़ेगा। तो यहां पर कॉपर बढ़ेगा मतलब जो प्योर कॉपर होगा वही तो बढ़ेगा। अब हो सकता है मैंने 1 घंटे करंट पास किया तो कितना कॉपर आया, मात्रा कितनी आई। तो जो इंडस्ट्रीज है प्योर कॉपर बनाने के लिए, उसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना कि कितना बना, कितना आया, क्या हुआ, ये सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के लिए माइकल फैराडे ने कुछ नियम दिए हुए। तो पहला नियम उनका क्या बोलता है? फैराडे के नियम प्लीज आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट नियम इसका ये बोल रहा है कि विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मात्रा W = ZIT। इस सूत्र की बात करें तो इस सूत्र के अंदर W क्या है? W आपके पदार्थ की मात्रा जो भी वहां पर डिपॉजिट हुई है, Z यहां पर है तुल्यांकी भार, I यहां पर क्या है? करंट, और T यहां क्या है? समय। तो कितने समय तक आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितना द्रव्यमान उसका कैथोड या एनोड पर निक्षेपित होगा। ये पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम, पहले नियम का फॉर्मूला आपकी बुक में भी दिया हुआ नहीं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, W = ZIT। सेकंड की बात करें, द्वितीय नियम की बात करें तो विद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की मात्रा समान प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी कि तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकलता है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, धातु का परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाय धनायन को अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उसका परमाणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कितने चेंज हुआ अभी मैं करके बता दूंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर उनके समानुपाती होता है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे समानुपाती होगा। जैसे आपने एक एल्यूमिनियम मेटल ले ली, और यानी कि आपने 2 मेटल लेते हैं, चलो एक ले लेते हैं अपन सिल्वर मेटल, एक ले लेते हैं कॉपर मेटल, और दोनों का आपने एक साथ कराया। तो जब एक साथ कराओगे तो दोनों के द्रव्यमान को कैसे करेंगे? तो उसका फॉर्मूला है W1 डिवाइडेड बाय E1, W2 डिवाइडेड बाय E2। W क्या है? पदार्थ की मात्रा, जैसे W1 है तो वो सिल्वर की मात्रा, W2 है तो वो कॉपर की मात्रा। E1 क्या है? E क्या है आपका? तुल्यांकी भार। वहां मैंने W लिखा है, कोई बात नहीं, मैंने E लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो E1 क्या है? सिल्वर का तुल्यांकी भार, और कॉपर क्या है? आप कॉपर का तुल्यांकी भार E2 हो जाएगा। तो दूसरा सूत्र आपके पास ये आ गया। ये मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया, जिससे आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन करेंगे तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें Q = IT, वही जो मैंने अभी आपको बताया, Q = IT होगा, और उसको मैंने सॉल्व करेंगे तो Q इस कूलम में, एम्पियर में, आगे जाके तो यही फॉर्मूला आने वाला। तो यही आपका मेन फॉर्मूला है। आप देखिए, ऑक्सीकरण या अपचयन में आवश्यक विद्युत की मात्रा इलेक्ट्रोड की मात्रा की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करती है। जैसे कि सिल्वर गया, सिल्वर प्लस आयन गया सिल्वर में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? यहाँ पर आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ।
तो सिल्वर आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो हम ये बोल लेते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नहीं याद है तो आप प्लीज इसे याद कर लो, ये नंबर फिक्स्ड है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको वैसे भी मालूम है कि वो 96, हम इसे लिख सकते हैं 96500 कूलम। ठीक है, अब विद्युत की इस मात्रा को फेराडे भी कहते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फेराडे F इज इक्वल टू कितना होता है, तो 96500 कूलम। ठीक है, इसे F द्वारा निरूपित करते हैं। हम F को ये भी लिखते हैं, जो मैं बता ही रही हूँ आपको, आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया मैग्नीशियम के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 96500 कूलम में। अगर एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बनाना है तो बताओ कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कितना माना जाएगा, 3 इंटू, जैसे यहाँ पर देखो 2 मोल है तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2F हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 96500 कूलम आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना आवेश चाहिए आपको, तो 2, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 फेराडे कर देंगे, 3 इंटू 96500 कूलम। ठीक है, वो चीज आपकी यही नीचे लिखी हुई है कि हमें क्रमशः एक के लिए 2 मोल और इसके लिए 3 मोल की आवश्यकता होगी। विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित विद्युत धारा को एम्पियर और समय को सेकंड में लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपर, अब देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ये आपके नीट में आएंगे, ये आपके जेई में आएंगे और ये आपके बोर्ड्स में भी आएंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन इतने एम्पियर धारा मतलब आपके पास क्या हो गया, करंट कितना पास किया। ठीक है, आवेश आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लो कि आवेश इज इक्वल टू क्या होता है, धारा इंटू समय। तो आपने 1.5 इंटू समय, ध्यान रखना समय कुछ भी दिया हो उसे सेकंड्स में ही लेना है, ये आपको याद रखना है कि टाइम आपको एग्जामिनर मिनट में दे देगा, घंटों में दे देगा, आपको उसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 10 मिनट्स बोला है, 10 मिनट्स मतलब 600 सेकंड्स हो जाते हैं, तो 1.5 एम्पियर आपने 600 सेकंड तक पास किया, तो टोटल करंट कितना पास हुआ, 900 कूलम। ठीक है, अभिक्रिया आपको दी हुई है कितनी, कॉपर से +2 से जा रहा है कॉपर के अंदर। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेन, 2 इलेक्ट्रॉन का चेन, मतलब कितना फेराडे, 2 फेराडे। 2 फेराडे मीन्स 2 इंटू 96500। ठीक है, इतने आवेश की आवश्यकता होगी। तो आप ये देख लो कि आपको मैंने क्या सूत्र बताया था, W इज इक्वल टू ZI इंटू T। ठीक है, आप या तो इसको ऐसे कर लो या मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो Z तुल्यांकी भार है वो आपके पास हो जाएगा 63, यानी कि द्रव्यमान आपको निकालना है 63/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, और आपके पास I और T का मान यहाँ रख दो, नहीं तो इन्होंने आपको दूसरे सूत्र से बनाया, पर मैं इसको इस तरीके से बता देती हूँ, I 96500। ठीक है, और आपको यहाँ पर करना है 1.5 इंटू 600। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे डेफिनेटली आपके पास यही आंसर आएगा, 0.2938 ग्राम्स। ठीक है, विद्युत अपघटन के उत्पाद पढ़ लेते हैं लास्ट में। ये सिंपल थ्योरी है, ये आप लोग खुद भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं कि विद्युत अपघटन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज के ऊपर किसी की परत चढ़ानी है। जैसे आपने बोला कि गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है, आजकल गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी इज वेरी इन द मार्केट। तो क्या करती है, वो पूरी गोल्ड की नहीं होती, अंदर उसके अंदर कोई और धातु होती है, और वहां पे विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा उसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है, तो गोल्ड या कोई और मेटल की कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो वो सब काम यहाँ पर आते हैं। तो ये एक बेसिक सी बातें हैं, आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपके इसमें बैटरीज हैं, आई होप ये जो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है आप इसको पढ़ सकते, नहीं तो मैं बता दूंगी। एक तो एक आपके पास प्राइमरी बैटरीज आती है जिनको लेक्लांशे सेल कहा जाता है। ये वो बैटरियां होती है जिनमें केवल एक ही बार अभिक्रिया होती है और उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाती है। जैसे कि आप रिमोट में सेल डाल रहे हैं तो वो सेल एक बार काम कर लेंगे, सारा उसका
चार्ज खत्म हो जाएगा देन वो आपको रिप्लेस ही करने पड़ेंगे। तो वो कैसी हो गई, केवल एक बार यूज होती है, कुछ समय बाद ये निष्क्रिय हो जाती है, दोबारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। सबसे एग्जाम्पल उसका फिक्स्ड है शुष्क सेल, जिसको हम लेक्लांशियर सेल कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर और घड़ियों में उपयोग किए जाते हैं। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है। अगर आपको लेक्लांशियर सेल का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का एक पात्र होता है, ठीक है ना, किससे मिलकर बनाता है, जिंक से, जो एनोड का कार्य करता है। कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से किससे कवर होती है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से घिरी रहती है, वही इसमें कैथोड होता है। और इलेक्ट्रोडों के बीच का जो स्थान है वो किससे भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ZnCl2 नामक एक पेस्ट से भरा होता है। तो आप देखें कि जो सेल आप यूज कर रहे हैं, जो बैटरीज, ड्राई बैटरीज यूज करते हैं रिमोट में या आप किसी कैलकुलेटर्स वगैरह में, वो सब आपके क्या होंगे, लेक्लांशियर सेल होते हैं। उसकी अभिक्रिया इस तरीके से, एनोड पर जिंक +2 में जा रहा है, कैथोड पर MnO2 और NH4 प्लस आयन कन्वर्ट हो जाता है MnOOH एंड अमोनिया के अंदर। ये इसकी अभिक्रिया है। इसमें मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में चला जाता है और जिंक के साथ संकुल बना लेती है कौन, अमोनिया। और इसका विभव कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज नोट डाउन कर लो। इसका विभव लगभग 1.5 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। मर्क्यूरी सेल, श्रवण यंत्र, घड़ियों जैसे विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली चीजों में इसका यूज किया जाता है। इसमें जिंक मरकरी अमलगम का एनोड तथा HgOM कार्बन का पेस्ट कैथोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक तरीके का। दूसरा तरीका ये है आपके कि मरकरी और जिंक के साथ भी आप ऐसी बैटरीज बना सकते हैं। इसमें KOH और ZnO का पेस्ट विद्युत अपघट्य होता है। रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर, जिंक जा रहा है ZnO में, HgO जा रहा है Hg में, तो इसकी पूरी सेल रिएक्शन ये होती है। बट इसका जो विभव है वो अलग होता है, 1.35 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कौन सी, प्राइमरी बैटरीज यानी कि प्राथमिक बैटरियां, और जिन्हें लेक्लांशियर सेल भी कहा जाता है। सेकेंड है संचायक यानी कि सेकेंडरी बैटरीज। संचायक बैटरीज वो होती है जिनको आप बार बार चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। एक संचायक सेल को उपयोग करने के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित करके इन्हें फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे कार बैटरीज वगैरह आप वापस से चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज और चार्ज के चक्रण से जुड़ती है। आजकल तो EV व्हीकल्स आ गए हैं जहां पर आप बड़ी बड़ी कार भी बैटरी से चला रहे हैं, वहां सब वापस से डिस्चार्ज हो जाती है, आप वापस से उसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल कौन सा है आपके पास, लेड संचायक बैटरी। तो लेड संचायक बैटरी, इसको वाहनों में और इन्वर्टर्स में प्रयोग किया जाता है। इसमें एनोड लेड का बना होता है और कैथोड लेड ऑक्साइड PbO2 से भरे हुए लेड का ग्रिड होता है, ठीक है। अब 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यहाँ पर आप देखना कि घर में आपकी जो इन्वर्टर की बैटरीज है उनके अंदर एक लिक्विड एसिड्स डाला जाता है। पानी का लेवल, सब कहते हैं कि पानी डाल दो, पानी डाल दो, पानी नहीं है वो, एसिडिफाइड वाटर है। उसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखो लेड, एनोड लेड का बना होता है, Pb कन्वर्ट हो रहा है Pb+2 में, यानी कि PbSO4 बना रहा है। क्यों, SO4 कहां से आया, H2SO4 से आया, राइट। और PbO2 जो है वो क्या बना रहा है, वो भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पूरी अभिक्रिया ये होगी Pb, PbO2 और H2SO4, इन तीनों की अभिक्रिया एक साथ होती है। तो कभी भी ये मत बोलना कि बैटरी में वाटर लेवल नहीं देख रहे होते, हम एसिडिफाइड वाटर लेवल देख रहे होते, राइट। तो बैटरी में इस तरीके से जगह होती है। यहाँ पर आप देखना घर जाके, कभी आपके पास हो कोई बैटरी में रिफिल कर रहे होते तो यहाँ पर वाटर का लेवल यानी कि आपको एसिड का लेवल मेंटेन करना होता है, ठीक है। बैटरी को आवेशित करने की अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है, कैथोड एनोड में बदल जाते हैं, ठीक है। एक और, ये तो कौन सी हो गई, लेड बैटरीज। सेकेंड हो गई आपके पास निकल कैडमियम सेल, ठीक है। ये जो है इसकी कार्य अवधि लेड संचायक बैटरी से भी बेहतर है, मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लंबे समय तक काम करता है। इसकी लागत भी ज्यादा है, ठीक है, महंगी भी होगी। तो इसकी क्रियाविधि तथा चार्ज एवं डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली अभिक्रियाओं का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, बस कॉमन आपको अभिक्रिया दे दी गई यहाँ पे, कैडमियम NiOH होल थ्राइस और यहाँ बना लेगा CdO और NiOH होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से ये होती है। फिर आप बात करेंगे, अगला है, देखो आपको यहाँ पर इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है, 2.11 यही दिया हुआ है। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, पर उन्होंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। ये कैडमियम, निकल कैडमियम सेल का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट मूव टू द फ्यूल सेल, ईंधन सेल, फ्यूल सेल, दीज आर दी फ्यूल सेल। ऊष्मीय संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का बहुत अधिक उपयोग विधि नहीं है तथा यह प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसे संयंत्रों में जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला, गैस या तेल की रासायनिक ऊर्जा दहन ऊष्मा का उपयोग करके पहले जल को उच्च दाब की वाष्प में बदलने में किया जाता था और बाद में टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। याद है आपको, पहले कोयला और इन से आज भी बनती है, कोयला वगैरह से लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो ये ऐसे करते हैं कि पहले उस कोयला से तेल या गैस को जलाते हैं और उस हीट से पानी को गर्म करते हैं और पानी की जो वाष्प है उसका यूज करके हम क्या बनाते थे, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि गैल्वेनी सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, इसकी दक्षता अधिक है, इसलिए अब ऐसे सेलों का निर्माण संभव है जिसमें अभिकर्मकों को लगातार इलेक्ट्रोडों पर उपलब्ध कराया जाता है। इन उत्पादों को विद्युत अपघट्य कक्ष से लगातार हटाया जा सकता है। अब देखो यहां अंडरलाइन करना, जो काम की बात है वो ये है कि गैल्वेनी सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें ईंधन सेल कहते हैं। जैसे कि क्या करें, हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल जैसे जो ईंधन होते हैं उनको दहन करके जो ऊर्जा निकलती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कहते हैं, उसे ईंधन सेल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबसे अधिक सफल ईंधन सेल जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाने की अभिक्रिया से यूज किया जाता है, जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करा के पानी जब बनेगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जब बनेगा तो जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को यहाँ पर यूज करते हैं। देखो यहाँ पर कैथोड पर ऑक्सीजन गैस ले ली, एनोड पर हाइड्रोजन गैस ले ली और यहाँ पर आपने थोड़ा सा रिएक्शन करके और इसको आपने वाटर बना दिया। देखो जल का निर्माण हुआ। टोटल अभिक्रिया ये होगी 2H2 + O2 gives H2O। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसका ही यूज करके देखो यहाँ पे काम की चीज क्या है, इस अभिक्रिया से प्राप्त जलवाष्प को संघनित करके उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, पानी पीने के लिए, पेयजल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके ईंधन सेल काम आ जाएंगे। ठीक है, ईंधन सेल जो है वो प्रदूषण मुक्त होते हैं, अगले पेज पर देख लो। ठीक है, भविष्य में हमारे लिए ईंधन सेल काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल। ठीक है, इसके बाद संक्षारण, संक्षारण इज कोरोजन, कोरोजन यानी कि जैसे कि लोहे में जंग लग जाना इज संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है कि जब धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों से मंद गति से किया जाता है, जैसे कि आप या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है धातुएं, तो वो धीरे धीरे डल हो जाती हैं, उनकी चमक खत्म हो जाती है, उस प्रोसीजर को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, ठीक है, ये दिया हुआ है। चांदी जो है आपकी डार्क हो जाती है, कॉपर या पीतल उसके ऊपर हरे रंग का लेप हो जाना, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। जितने भी आपके भवन हैं, पुल, जहाज, धातुओं से बनी सभी वस्तुओं में, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं में जो हो जाता है सबसे ज्यादा संक्षारण से वो खराब हो जाता है, हमारे पास करोड़ों रुपयों की हानि हो जाती है। अब हम संक्षारण में क्या होता है कि अब दिक्कत ये आ रही है कि जंग लगना किसके होते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि लोहे पे, खैर आप जूनियर क्लास में से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी देख लो। धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है, उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो अगर आपको लोहे के अभिक्रिया लिखनी है संक्षारण की, तो यहाँ पर दी हुई है, कैसे लिखेंगे, आयरन इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बना लेता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो ये संक्षारण की अभिक्रिया है। एक बार और मैं ठीक से लिख देती हूँ, इसकी अभिक्रिया है आयरन प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से संक्षारण को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, जब लोहे से बनी किसी वस्तु को का ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर वो एनोड की तरह कार्य करता है। आयरन किस में चला गया, देखो आयरन +2 के अंदर चला गया। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो H2O में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके से पूरी वायुमंडलीय ऑक्सीजन की वजह से आयरन किस में हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस तरीके से इसको लिखना है कि संक्षारण जब हो जाता है, आपके पास ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है आयरन किस में परिवर्तित हो जाता है, तो Fe2O3.XH2O में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये वायुमंडलीय चीजों से आप पूरी तरीके से ये संक्षारित हो जाता है। ठीक है,
तो ये आपका संक्षारण, इसी के साथ आई थिंक ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। थ्योरेटिकली तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ आप लोग प्लीज इस पर क्वेश्चंस करिएगा, और आई होप आपको ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 4 लेक्चर्स है, आई होप आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और प्लीज शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले। उनको एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ डाउट्स हो, तो डेफिनेटली वो पूछें, और आप लोग भी पूछिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर बेला। थैंक यू।